हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और मैं यश। तो दोस्तों, जनसत्ता का एडिटोरियल है ये, संपादकीय के नाम से जो आप जानते हैं। तो जो आज का कंटेंट है, जो विषय है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी तक तो हम आर्थिक संकट की बात कर रहे थे वैश्विक स्तर पर। यदि आपसे कोई भारत के स्तर पर इस कोरोना महामारी की वजह से भारत में आर्थिक स्थिति होगी, वो कितनी भयानक होगी, क्या होगी, कैसी होगी, उसके बारे में अगर कोई किसी प्रकार का प्रश्न पूछे तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप उसे जानकारी दे सकते हैं, उसके जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है, इन दिनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई रिपोर्टों के मुताबिक विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना महामारी संकट से घिरी है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कई रिपोर्टों ने अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर जो तस्वीर खींची है, उससे यह साफ होता है कि भारत के बुनियादी आर्थिक घटक उम्मीदों से भरे हैं। भारत अपनी आर्थिक अनुकूलताओं से अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी के तूफान के बीच भी बचा सकता है और आने वाले वक्त में नई आर्थिक ताकत बनाने की ओर बढ़ सकता है। तो कैसे, किस चीज़ों के आधार पे जो इन्होंने अपने यहाँ पर विचार दिए हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। निस्संदेह पूर्णबंदी की चुनौतियों के बीच देश में 6 महत्वपूर्ण आर्थिक बिंदु बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो न केवल देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकते हैं, अपितु देश के करोड़ों लोगों को आजीविका संबंधी मुश्किलों से भी बचा सकते हैं। तो क्या क्या है इसमें? इनमें पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था का काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर होना और वैश्विक व्यापार पर भारत की निर्भरता का कम होना। तो दोस्तों, एक तरह से कहें तो हमें कुछ ना कुछ उत्तर कोरिया, जैसे एक होता है ना क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी क्या होता है दोस्तों? ज़्यादातर देश के अंदर ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, अपने राज्यों से के मध्य ही, और जो वैश्विक स्तर पर जो देश होंगे उनके ऊपर जो है जो निर्यात का जो स्तर होता है, वो निर्भरता जो है कम कर दिया जाता है। ठीक है। वैश्विक निर्यात में भारत का योगदान केवल 1.7% है, जबकि वैश्विक आयात में भारत का आयात केवल 2.5% है। ऐसे में पूर्णबंदी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में पटरी पर लौटने की संभावनाएं अधिक रखती हैं। दूसरा सकारात्मक बिंदु देश के सेवा क्षेत्र में आईटी उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका से संबंधित है। सॉफ्टवेयर विकास के कारोबार में इस समय भारत पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि देश में पूर्णबंदी के बीच देश की सभी आईटी कंपनियां घर से काम के तहत सफलतापूर्वक अपना कारोबार कर रही हैं। ठीक है। तीसरी बड़ी बात देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार से जुड़ी है। चौथी बात जो इस वक्त भारत के पक्ष में जाती हैं वह यह है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी है और भारत को इस अवसर का भरपूर फायदा मिल सकता है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के पक्ष में पांचवी बड़ी बात देश में सोने के आयात में भारी कमी से संबंधित है। छठा महत्वपूर्ण पक्ष है पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लेखक हैं उन्होंने तो अपना विचार पूरी तरह से इसमें दे दिया है, पर हमें भी आवश्यकता है कई ऐसे मुद्दों को जहाँ पर ये जो लेखक हैं उन मुद्दों के बारे में नहीं बताए हैं। एक तरह से कह सकते हैं इन्होंने सारी चीज़ों को बता दिया पर एक विस्तृत बोला है। ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको जब तक बारीकियों से अध्ययन नहीं करेंगे, देखिए, सबसे पहली जो प्राथमिकता है, मैं इन्हीं की बातें को बता रहा हूँ, मात्र मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि हमें अपने देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। तो कहने का मतलब है हमें हमारे देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो तमाम तरह के मिनिस्टर हैं, जिन्हें तमाम तरह की अथॉरिटीज़ दी गई हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के वो मिनिस्टर्स हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? जो लघु उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, इन लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? तमाम तरह की जो सब्सिडीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, ये इनको लॉन्च करना पड़ेगा, जिससे जो देश का कारोबारी है, लघु और मध्यम, वो इनिशिएट करें और आगे आकर इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। जब तक सहयोग सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा तब तक इस तरह किसी प्रकार का इनिशिएटिव कार्य करना इनके लिए महंगा पड़ जाएगा। और जानते हैं, किसानों के लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाए जिसके माध्यम से किसान कम लागत में अधिक पैदावार कर सके और उसके पैदावार की जो
मिलनी चाहिए, ठीक है। जो उसको उसका उपज का दाम मिलना चाहिए वो ऑथेंटिक होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई बिचौलिया करता है तो उसको सख्ती के साथ उससे निपटना चाहिए, अन्यथा दोस्तों देश में जो स्थितियाँ और भी गंभीर हो जाएंगी। वस्तुतः ये भारत के ऐसे बुनियादी आर्थिक घटक बन गए हैं जिसके सहारे भारत न केवल मौजूदा आर्थिक संकट से निकल सकता है बल्कि चरमराई वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में उसे नुकसान भी अपेक्षाकृत बहुत कम ही होगा। विश्व बैंक ने कहा है कि वैश्विक संकट की इस घड़ी में विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था को कब नुकसान हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भी 15 अप्रैल को जारी अपनी रिपोर्ट में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दुनिया में एक 1930 की वैश्विक मंदी की तरह हालात बन गए हैं। ऐसे में वर्ष 2020 में दुनिया के कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर ऋणात्मक होगी। एक चीज़ आपको बता दें, जब 1930 में वैश्विक मंदी आई थी तो दोस्तों रशिया ही एक ऐसा देश था जिसके ऊपर मतलब ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं पड़ा था, पर दोस्तों अन्य देशों की अगर देखा जाए कंपैरिजन में तो बहुत ही कम पड़ा था। क्योंकि दोस्तों उसने प्रमोट किया, उसने पहली प्राथमिकता अपने लोगों को दिया, लघु उद्योगों पे दिया, किसानों को दिया, ठीक है। क्योंकि देश में तमाम तरह की अगर चीज़ों का संकट उत्पन्न हो रहा है, यदि खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया तो उस देश में दोस्तों कुछ भी किसी प्रकार का जो भी आप कारोबार करना चाहते हैं कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है लेकिन चीन और भारत पर कोरोना संकट का असर तुलनात्मक रूप से कम होगा और भारत की विकास दर 2020 में 1.9% रहते हुए भी वक्त के हिसाब से दुनिया की अच्छी विकास दर हो सकती है, जबकि चीन की विकास दर 1.2% रहने की संभावना है। इसी तरह एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर घटने की बात कही है, लेकिन इस वित्तीय संस्थान एक खास बात ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इस महीने के अंत तक देश के सरकारी भंडारों में करीब 10 करोड़ टन खाद्यान्न का भंडारण होगा। यह बात महत्वपूर्ण है कि देश में चल रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और राशन कार्ड रखने वाले लोगों को वर्ष में करीब 6 करोड़ टन अनाज वितरित किया जाता है। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वे बता रहे हैं कि देश में खाद्यान्न उत्पादन 29.19 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के 3.5% की दर से वृद्धि करने की बात भी सामने आई है। यह भी बताया गया कि आगामी फसल 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 29.83 करोड़ टन रखा गया है। पहली बार इतना बड़ा खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। इस बड़े लक्ष्य के पूरे होने की संभावना इसलिए है कि भारतीय मौसम विज्ञान ने इस वर्ष मानसून के अच्छा रहने की भविष्यवाणी की है। अच्छे मानसून के कृषि और घरेलू क्षेत्र के लिए पानी की ज़रूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। बेहतर कृषि से ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर देश के आयात बिल पर नज़र डालें तो पाएंगे कि आयात बिल में पिछले कई वर्षों से लगातार पहला क्रम कच्चे तेल का है और दूसरा सोने का है। अब बदले हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के कारण भारत को इन दोनों प्रमुख मदों पर खर्च में कमी से भारी बचत होगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जिस तरह से देखिए अगर तेल के बारे में बात करें, ठीक है, तो आजकल पूरा पूर्णबंदी है, पूरा पृथ्वी बंद है। तो ऐसे में गाड़ियां चल नहीं रही हैं, कुछ गिनी चुनी गाड़ियां चल रही हैं जो इन कार्यों में सहयोग कर रही हैं, चाहे सिक्योरिटी की हो, मतलब पुलिस विभाग की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे सफाई से रिलेटेड या फिर कुछ अन्य हैं। तो ऐसे में दोस्तों अमेरिका में तो ये हाल है ना, उनके पास रखने की जगह नहीं है, वो लोग फ्री में सबको दे रहे हैं कि भैया तेल ले जाइए, भैया तेल ले जाइए। क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसी भी देश के लिए, उनका कह सकते हैं स्टोर रूम जो होता है वो होता है। तो उनके पास इतना स्टोर करने का पहले से उनके, चूँकि देखिए एक्सपेक्टेशंस नहीं था किसी के पास किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अगर इस तरह की समस्याओं का संज्ञान हुआ होता तो लोग तमाम तरह के विकल्प की तलाश करते हैं। तो इसलिए दोस्तों कई देश ऐसे हैं जिनके पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, वो खुले तौर पे लोगों को तेल दे रहे हैं कि ले जाओ भैया, 1 रुपया नहीं लेना है। कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों के प्रमुख संगठन ओपेक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक देश चीन में कोरोना महामारी के कारण कच्चे तेल की कीमत वर्ष 1990 के बाद अब न्यूनतम स्तर पर आ गई है। कच्चे तेल के दाम गिरने का भारत को लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। ऐसे में राजस्व संग्रह के मोर्चे पर चुनौती झेल रही केंद्र सरकार को भारी लाभ होगा।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 2020 में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी से ढांचागत विकास के लिए पैसा जुटाने में भी मदद मिलेगी और साथ ही राजकोषीय घाटे में भी आएगी। दुनिया के साथ साथ भारत में भी सोने के दाम ऊंचाई छू रहे हैं, लेकिन सोने की अधिक कीमत हो जाने के कारण देश के लोगों में नए सोने की मांग अधिक नहीं बढ़ी है। इस वर्ष सोने की मांग करीब 30% कमी आने की संभावना है। सोने की बिक्री पिछले 25 साल की तुलना में सबसे कम रह सकती है। स्थिति है कि देश में पुराने सोने और पुराने गहनों की बिक्री सर्वोत्तम स्तर पर पहुंच गई है। भारत के बुनियादी आर्थिक मजबूत हैं। कोरोना महामारी संकट के कारण भारत जिस मुश्किल में फंस गया है उससे यह जल्दी उबर भी जाएगा। फिलहाल चीन से निकल कर बाहर जाने वाली कंपनियों के लिए भी भारत एक बड़ा और अनुकूल स्थान बन सकता है। सरकार को आर्थिक नीतियाँ ऐसी बनानी होंगी जो निवेशकों को भी आकर्षित करें। याद रखिए, पहले एक चीज़ ध्यान से सुनिए, यदि आपसे कोई भी सवाल पूछे और वो सवाल आर्थिक स्थिति, आर्थिक संकट से रिलेटेड हो और वो जो है कि भारत के संदर्भ में हो, तो आप जो पहली प्राथमिकता आप लोग ये ज़रूर बोलिएगा कि सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार को, पहली प्राथमिकता किसानों को देनी चाहिए कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न का पैदावार करे और उसका जो है उचित मूल्य उसे मिले, जिससे वो प्रोत्साहित हो, पुरस्कृत हो किसान। अन्यथा दोस्तों, यदि खाद्यान्न की कमी हो गई तो बहुत कुछ होने वाला, क्योंकि देखिए खाद्यान्न अगर ज़्यादा स्तर पर होगा तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर खाद्यान्न नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इस तरह के कह सकते हैं उपजाऊ मिट्टी नहीं है। तो ऐसे में क्या है, हम खाद्यान्न के माध्यम से अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं अन्य देशों के साथ। और जो हमारे देश में लघु और कुटीर उद्योग हैं, मध्यम वर्गीय कुटीर हैं, तो इनको क्या प्रमोट करना पड़ेगा, इन्हें इनिशिएटिव फंड रिलीज़ करना पड़ेगा ताकि इस कार्य को वो आगे तक बढ़ाएं, ठीक है। तो अभी जो लोग सोच रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हाईवेज़ वगैरह का निर्माण हो रहा था, अब इस समय बंद है, कुछ लोग कह रहे हैं इसे संचालित कर देना चाहिए, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक्ट हैं। तो दोस्तों, इसे बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है फंड से रिलेटेड तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस तरह का कार्य ना करें। तो आज के इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।